हेलो स्टूडेंट, RS सिसोदिया क्लासेस में आपका स्वागत है। हम क्लास 9th की साइंस देख रहे हैं और क्लास 9th की साइंस में हमने पहला पार्ट देख लिया है पहले चैप्टर का नाम क्या है आपका? हमारे आसपास के पदार्थ, यानी मेन चैप्टर का नाम है पदार्थ। इसमें हमने पहला पार्ट देख लिया है। आज हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में आज हम इस पहले वाले चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। इसमें जो बची कुची जो थ्योरी है, यानी कि जो चैप्टर बचा हुआ है उसे पढ़ेंगे और फिर साथ में आपका जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर दिए हुए उन सभी क्वेश्चनों को क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में कंप्लीट करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो डाला जाए आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए तो देखते हैं। फिर देखिए, अगर आपने हमारा पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट पर जाके आप अपना पहला पार्ट देख सकते हैं। उसके बाद आप सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करें, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो सके। हमने पिछले वाले पार्ट में जो लास्ट खत्म किया था वो ताप का परिवर्तन क्या होता है, गलनांक और क्वथनांक, वो आपको बताया था। आज हम देखेंगे दाब परिवर्तन का प्रभाव। देखिए प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, दाब परिवर्तन का प्रभाव है हम एक फिगर की सहायता से देखेंगे, जो कि आपके बुक में भी सम्मिलित किया गया। इस बुक के में जो फिगर है उस फिगर से आप समझें। देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तीन ये पिस्टन है और एक सिलेंडर बना हुआ है। देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि जो सिलेंडर में जो पिस्टन है उसे क्या किया गया है कि कम प्रेशर है, तो जो उसमें जो कड़ है वो दूर दूर है। सेकंड में देखोगे आप तो सेकंड में जो पिस्टन है वो और उसमें दबाई गई है सिलेंडर में, तो जब ऊपर से दबेगी प्रेशर बढ़ेगा तो जो गैस के कड़ है वो और नजदीक आ जाएंगे। तीसरे स्टेज में देखिए बिल्कुल पिस्टन को दबा दिया गया सिलेंडर में, तो जब भी इसका मतलब क्या है, प्रेशर को हम इंक्रीज कर रहे हैं यानी प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है गैस के कण है जो पार्टिकल है वो नजदीक आते जाते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि दाब बढ़ाने पर गैस के कण कहाँ पर आ जाते हैं, आपके नजदीक आते जाते हैं। पहली बात तो यही लिख लेंगे दाब परिवर्तन के इफेक्ट में, दाब बढ़ाने पर गैस के कण नजदीक आते जाते हैं, आते जाते हैं यानी पास पास आते जाते हैं। दूसरी बात समझें, देखिए कोई भी गैस है, यदि हम किसी भी गैस का प्रेशर बढ़ा दें यानी दाब बढ़ा दें और ताप को कम कर दें, ताप परिवर्तन का इफेक्ट हमने पीछे देख लिया है पिछले वाले पार्ट में। किसी भी गैस का दाब बढ़ाएं और ताप को क्या कर दें, कम कर दें, तो जो गैस है वो किस अवस्था में चेंज हो जाती है, द्रव अवस्था में। अभी हम देखेंगे ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो समझे सेकंड पॉइंट ये लिखेंगे, किसी भी गैस का दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ा दिया जाए, ऐसे लिख सकते हैं, दाब बढ़ा दिया जाए तथा ताप कम कर दिया जाए, ताप कम कर दिया जाए, तो गैस क्या होगा, तो गैस किस में आ जाती है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। तो गैस द्रव में यानी लिक्विड स्टेट में, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, या फिर लिख सकते हो बदल जाती है, कुछ भी लिख सकते हो। दो पॉइंट ये मैंने आपके दाब परिवर्तन के इफेक्ट में। अच्छा देखिए, जो गैस है, गैस का दाब हम वायुमंडलीय दाब से मापते हैं। वैसे दाब का जो मात्रक होता है, जैसे वजन है जैसे किलोग्राम है, तो जैसे द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम है। समय का मात्रक क्या है, सेकंड है। ये आपके आगे क्लास में जब 10th में आप पढ़ोगे तब आपके मात्रक ये चीजें आएंगी। अभी भी जो यूज होंगे वो हम आपको साथ के साथ बताते चलेंगे। देखिए दाब मापने का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है ऐसा सिस्टम में, यानी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में कहीं पर भी मापोगे तो किसमें मापोगे, पास्कल में। अभी लिखाएंगे आपको। वायु में उपस्थित गैस है तो उसका जो दाब मापेंगे वो पास्कल में ना माप कर किस में मापते हैं, वायुमंडलीय दाब में, जिसे एटमॉस्फेयर प्रेशर कहते हैं। चलिए तो वही बात लिखते हैं। पहले यहाँ पर वायुमंडलीय दाब लिख लेते हैं जो कि आपके लिए इंपोर्टेंट है। देखिए वायुमंडलीय दाब लिखते हैं, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब क्या होता है लिखेंगे इसमें। देखिए
वायु में उपस्थित गैसों का दाब, वायु में उपस्थित जो गैसों का दाब होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, मंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब कहते हैं, ठीक है। इसे एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। तो एक मात्रक होता है, वैसे साधारण रूप से वायु में उपस्थित गैसों का दाब क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। इसे ऐसे लिख दो, इसे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ATM, ATM का मतलब क्या है, एटमॉस्फेयर। क्या मतलब है, एटमॉस्फेयर, ठीक है, ऐसे लिख दें या फिर 1 ATM लिख दें, एटमॉस्फेयर समझे, एक वायुमंडलीय दाब है इसका मतलब। इसे 1 ATM भी कहते हैं, ठीक। अच्छा दूसरी बात, जब बात करें एसआई सिस्टम में, अगर अदर प्रेशर मापना है, जैसे ये है बोर्ड पर अपने प्रेशर लगाया, दाब लगाया, तो इस दाब को किस में मापेंगे, पास्कल में। तो अदर जो प्रेशर है गैसों का ना माप के और किसी का मापें, तो उसका क्या होता है, एसआई सिस्टम में, एसआई मतलब होता है इसका तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, ठीक है ना। एसआई सिस्टम मतलब अंतरराष्ट्रीय पद्धति, एसआई पद्धति में दाब का मात्रक पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है। वैसे दाब का मात्रक पास्कल होता है, और वायु में उपस्थित गैसों का जो दाब होता है उसका मात्रक क्या होता है, वायुमंडलीय दाब, यानी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। अच्छा बात करें इनमें रिलेशन क्या होता है, तो देखिए 1 ATM में, या फिर बोल देंगे एक वायुमंडलीय दाब में, एटमॉस्फेयर प्रेशर है ना, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक वायुमंडलीय दाब में कितने पास्कल होते हैं, तो 1.01 × 10⁵ 10⁵ का मतलब क्या है, 10 का 5 बार गुणा कर दें, 1.01 × 10⁵ क्या होते हैं, पास्कल होते हैं। याद रखना है आपको, पास्कल होते हैं, यानी एक वायुमंडलीय दाब में 1.01 × 10⁵ पास्कल होते हैं। ये रिलेशन होता है इसमें। चलिए देखते हैं फिर आगे। चलिए नेक्स्ट है आपका 3 अवस्थाओं में पदार्थ का रूपांतरण। देखते हैं तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का रूपांतरण कैसे होगा। तो एक तरफ लिखा हमने ठोस, यहाँ लिखा हमने द्रव, और यहाँ का लिखा गैस। अब समझिए कैसे। देखिए यदि कोई भी ठोस किस में कन्वर्ट हो जाए, द्रव में, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट करना है हमें। ठोस किस में कन्वर्ट हो जाए, द्रव में। तो ठोस का द्रव में कन्वर्ट होना, जैसे बर्फ है, बर्फ किस में बदल जाए, जल में, तो वो क्या कहलाएगा उसका, यानी गलन ही तो बोलते हैं। यानी ठोस है, अगर किस में कन्वर्ट हो रही है, द्रव में कन्वर्ट हो रही है, तो उसका गलन हो रहा है, यानी संगलन बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, संगलन। ओके, संगलन, ठीक। अगर ठोस किस में कन्वर्ट हो जाता है, द्रव में, तो क्या बोला जाता है, संगलन। अच्छा बात की जाए वो गल गया है तभी तो उसमें द्रव में कन्वर्ट हुआ है। अगर यही द्रव किस में कन्वर्ट हो जाए, ठोस में, जैसे पानी है या जल है, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, बर्फ में, फ्रीज में रख देते हैं, तो क्या होता है, फ्रीज का मतलब क्या है, जमना, यानी हिमकरण। या तो बोलेंगे ऐसे जमना, या तो वो जम गया, या दूसरा नाम क्या होगा उसका, हिमकरण। यानी हिमकरण का मतलब किस में कन्वर्ट हो गया, बर्फ में। ओके, अच्छा सेकंड इधर देखें, ये तो समझ में आ गया। अगर ठोस द्रव में कन्वर्ट हो रहा है तो संगलन। बर्फ से अगर जल बनना है तो गल गया, यानी गल रहा है, गल के ही तो बनेगा वो। और द्रव से ठोस में आ रहा है तो जम गया, नहीं हिमकरण। अच्छा इधर देखें, अगर बात की जाए कि द्रव से गैस में बदल जाए, जैसे जल है, जल बाष्प में बदल जाए, तो जब जल बाष्प में बदलेगा तो क्या होता है, उसे बाष्पीकरण बोलते हैं। द्रव किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, तो क्या कहलाएगा, ये ऐसे लिख देते हैं। देखिए इसे क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण। समझ लेना, इसे क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण। अच्छा अगर गैस से द्रव में कन्वर्ट हो जाए, गैस से किस में कन्वर्ट हो जाए, यहाँ लिख देते हैं। देखिए गैस से किस में बदल जाए, ये द्रव में।
अगर गैस से किस में बदलेगा ये, द्रव में, तो क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा पानी गर्म करते हैं तो उसके ऊपर रख देते हैं, जैसे गर्म पानी आपकी बाष्प है, और अगर उसे ठंडा किया जाए, जब ठंडा करेंगे तो दोबारा से गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, द्रव में। बाष्प को अगर ठंडा करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, द्रव में, तो उसे बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं इस क्रिया को, संघनन। ओके, अच्छा अब इधर देख लेते हैं, ठोस से अगर कोई भी वस्तु है किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में, ठोस से किस में चेंज हो जाए, वो गैस में चेंज हो जाए, तो ठोस से किसी भी वस्तु का ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है, यहां लिख देते हैं इस बात को, ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन। ठोस से अगर किसी चीज में गैस में कन्वर्ट हो जाती है कोई वस्तु, जैसे कि आपका कपूर है, गर्म करते हो सीधा वाष्प में उड़ जाता है, द्रव कहीं प्राप्त होता है नहीं, गैस में बदल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। अच्छा अगर गैस से ठोस में बदल जाए, ये गैस है और इस गैस से किस में बदल जाए, ठोस में, यहां लिख देते हैं इस बात को, देखिए ये रहा, गैस से क्या प्राप्त हो जाए, हमें ठोस प्राप्त हो जाए, तो गैस से ठोस प्राप्त होना ये कहलाती है निक्षेपण क्रिया। कौन सी क्रिया कहलाती है, निक्षेपण। निक्षेपण है, गैस से अगर गैस को अगर ठोस में सीधा कन्वर्ट कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है, निक्षेपण प्रक्रिया कहलाती है। एक बात सुन ले, ठोस से अगर द्रव में कन्वर्ट करोगे संकलन, बर्फ जल में बदले तो गलेगी, संकलन कहलाएगी। द्रव से ठोस में आए जल को अगर बर्फ बनाओगे तो क्या कहलाएगा, हिमकरण, यानी उसे फ्रीज में रखोगे, यानी फ्रीज जमना कहोगे, या फिर क्या कहोगे, हिमकरण। द्रव से गैस बने, पानी अगर बाष्प में बदले तो क्या कहलाता है, बाष्पीकरण। गैस से द्रव बने, गैस को यानी बाष्प को अगर ठंडा करोगे तो दोबारा द्रव बनेगा, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघनन। ठोस से अगर कोई वस्तु गैस में बदल जाए, फॉर एग्जाम्पल कपूर है आपका, तो क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन, और गैस से सीधा ठोस में आ जाए तो क्या कहलाता है, निक्षेपण। ओके, देखिए ये बात है जो हमने फिगर से आपको थोड़ा समझाई, इसे आप एक एक करके यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसे आप वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट करके नोट भी कर सकते हैं। देखिए एक एक करके डिफाइन करते हैं, यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। पहली अवस्था कौन सी थी, संकलन। देखिए संकलन क्या होगा, शॉर्ट में डिफाइन करेंगे। संकलन में क्या होता है, कोई भी ठोस किस में बदल जाए, द्रव में। कोई भी ठोस किस में कन्वर्ट हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ओके, एग्जाम्पल हमने आपको पहले ही समझा दिया है। अच्छा हिमकरण क्या कहलाता है, हिमकरण, हिमकरण या फिर जमना। तो इसमें क्या होगा, कोई भी द्रव सही, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ठोस में, ठोस में बदल जाता है। क्या प्रक्रिया कहलाएगी, हिमकरण। अच्छा बात करें हम किसकी, बाष्पीकरण की। बाष्पीकरण क्या होगा वो समझ लें। बाष्पीकरण में क्या होगा, द्रव किस में बदल जाएगा, वाष्प में या फिर गैस में। द्रव किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाष्प में या फिर गैस में बदल जाता है। ओके, ये बाष्पीकरण हो गया। अब कौन सा है, संघनन। संघनन में क्या होगा, संघनन में वाष्प या गैस पुनः किस में बदल जाएगी, द्रव में। संघनन में क्या होगा, वाष्प या फिर गैस बोलते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, द्रव में बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है। ओके, इसमें क्या होगा, ऊर्ध्वपातन में, ऊर्ध्वपातन को इधर डिफाइन कर लेते हैं। ऊर्ध्वपातन, यहाँ पे ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, और इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातज कहते हैं या ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी ठोस सीधे किसमें बदल जाता है, गैस अवस्था में, सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहलाती है, और वह जो पदार्थ होता है वो ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहलाता है। उदाहरण में आप क्या लिख सकते हैं, कपूर। कपूर एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है, कपूर जैसे कैम्फर बोलते हैं।
अच्छा, एक कौन सा बचा आपका? निक्षेपण। निक्षेपण को भी समझ लीजिए। निक्षेपण में क्या होगा? निक्षेपण में क्या होता है? जो गैस है वो किसमें बदलेगी? ठोस में। गैस या फिर बोल देते हैं वाष्प, वो द्रव में नहीं बदलती है, किसमें बदलती है? ठोस में बदल जाती है। उसे क्या कहते हैं? हम निक्षेपण कहते हैं। तो ये आपका कह रहा है ठोस, मतलब जो तीनों अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, उनका पदार्थ का आपस में रूपांतरण रहे, यानी चेंजेबल रहा। कैसे चेंज होते हैं? संगलन में ठोस द्रव में बदल जाती है, बर्फ जल में बदल जाती है। हिमकरण में जल है वो बर्फ में बदल जाएगा। बाष्पीकरण में जल है वो वाष्प में बदल जाएगी। संघनन में जो वाष्प है वो फिर दोबारा से जल में आ जाएगी। ऊर्ध्वपातन में क्या होगा? ठोस सीधा कैसे बदल जाएगा? गैस में। जैसे कपूर है तुम्हारा सीधा गैस में बदल जाएगा। निक्षेपण में क्या होगा? जो वाष्प या गैस है वो सीधे ठोस में बदलेगी, ना कि द्रव में बदलेगी। चलिए, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दी है, आपको समझा देते हैं, क्योंकि इसमें कोई खास नहीं, केवल समझने का है। देखिए, बाष्पीकरण क्या होता है अभी हमने आपको बताया था, लेकिन आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, वो एक ही बात है। बाष्पीकरण में क्या बताया था हमने कि द्रव किसमें कन्वर्ट हो जाए? वाष्प में या गैस में। क्या कहलाती है? बाष्पीकरण प्रक्रिया कहलाती है। इस तरीके से ही आप बोल सकते हैं कि क्वथनांक से कम तापमान पर, क्वथनांक जैसे जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से कम, जैसे 89 तक, 80 तक, 70 तक, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में, द्रव किसमें कन्वर्ट हो जाए? वाष्प में, अर्थात गैस में परिवर्तित होता है। यह परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बाष्पीकरण कहते हैं। जैसे जल को 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तक जब तक हम गर्म करते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट होता है? द्रव से वाष्प में। इस प्रक्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि कोई भी द्रव जब वाष्प में कन्वर्ट होता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बाष्पीकरण कहते हैं। ओके, अब बात आती है कि बाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे प्राप्त होती है, उस बात को आप समझें। आप समझ जाएंगे तो कोई भी एग्जाम्पल आए तो आप उसे अपने आप आसानी से कर ले जाओगे। देखिए, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट लिखा हुआ है, उसे पहले समझ लेते हैं। बाष्पीकरण के शीतलता आने का कारण मेन रीजन ये है। देखो, बाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा, जैसे बाष्पीकरण होगा तो क्या होगा? बाष्पीकरण कब होता है? जब टेम्परेचर बढ़ता है। हमेशा याद रखें, तापमान बढ़ेगा तो कणों की गतिज ऊर्जा, अर्थात ऊर्जा मान सकते हो, ऊर्जा बढ़ेगी। तापमान बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगी। तापमान घटेगा, ऊर्जा घटेगी। ओके, बाष्पीकरण के दौरान जब बाष्पीकरण होगा तो जो कण है वो ऊर्जा ले जाएंगे अपने साथ में। तो ऊर्जा ले जाएंगे तो ऊर्जा कैसे होगी? फिर कम हो जाएगी। जो भी आपका पदार्थ है या जो भी आपका लिक्विड है, बाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए जो द्रव के कण है, बाष्पीकरण हुआ वो अपने साथ ऊर्जा ले गए, जो द्रव बचा हुआ उसकी ऊर्जा कैसे हुई? कम हुई। तो वो अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करेंगे। तो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करेंगे? अपने आसपास से प्राप्त करते हैं। वही बात लिखी हुई है। को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित, यानी ऊर्जा को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण क्या आ जाती है? शीतलता आ जाती है। अब ऐसे समझें, जैसे हाथ है, हाथ पर आप पेट्रोल डालें तो पेट्रोल उसे डालोगे तो क्या हो जाता है? एकदम हाथ ठंडा हो जाता है, यानी शीतलता आ जाती है। उसका रीजन क्या है? कि पेट्रोल डाली, पेट्रोल के क्या हुआ? बाष्पीकरण हुआ। पेट्रोल कण, प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर बना है, तो कण अपने साथ में क्या ले जाते हैं? ऊर्जा ले जाते हैं। ऊर्जा ले जाएंगे तो जो बचे हुई पेट्रोल है, जिसके पार्टिकल है, उनकी ऊर्जा कैसी होगी? कम होगी। वो अपनी ऊर्जा कम को कहाँ से? हाथ के चारों ओर से क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे, यानी अवशोषित करेंगे। और जब इस हाथ की ऊर्जा कम होगी, तो जब ऊर्जा कम होगी यानी टेम्परेचर कम हो रहा है, और जब टेम्परेचर कम होगा तो शीतलता में महसूस होती है। ऐसे ही आपका ये गर्मियों के दिन में आप सूती कपड़े पहनते हैं, तो जैसे गर्मियों के दिन में सूती कपड़े पहनते हैं तो आपके शरीर से, बॉडी से पसीने के रूप में बाष्पीकरण होता है। तो बाष्पीकरण होगा तो बाष्पीकरण में ऊर्जा कम होगी, तो जो अपने जो बॉडी है उससे वो ऊर्जा ग्रहण करते हैं। जब बॉडी ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो बॉडी की ऊर्जा कम होगी। जब ऊर्जा कम होगी तो टेम्परेचर कम होगा। जब टेम्परेचर कम होगा तो शीतलता महसूस होगी। ऐसे ही एक एग्जाम्पल आपका ये है कि जैसे आपने देखा होगा, अगर बर्फ़ है या फिर ठंडा पानी हम गिलास में रख देते हैं कहीं पर, तो थोड़ी देर बाद देखोगे कि गिलास के चारों ओर बूंदे बूंदे सी उसके चारों ओर बाहर की लेयर पे इकट्ठी हो जाती है। उसका रीजन ये है कि जब बर्फ को या पानी को, ठंडे को रख देते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित जो जल वाष्प है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। वो जब ठंडे उसके बर्फ के या ठंडे जल के संपर्क में आती है तो उसके कण की एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब एनर्जी कम हो जाती है तो जो वाष्प है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? एनर्जी कम होगी तो जो वाष्प है किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आपकी लिक्विड में, यानी द्रव अवस्था में उसके चारों ओर कन्वर्ट हो जाती है, यानी बदल जाती है।
क्योंकि जो जलवाष्प है वो किसमें मिली रहती है आपकी, बोलते हैं ना आर्द्रता है, जलवाष्प में क्या होती है आर्द्रता। तो आर्द्रता का मतलब क्या होता है, वायु में नमी का उपस्थित होना ही क्या कहलाता है, आर्द्रता कहलाता है। ओके, देखिए हमने चैप्टर को पूरी तरीके से आपका थ्योरेटिकल पॉइंट है कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं चैप्टर के प्रश्न उत्तर की तरफ, देखते हैं आपके दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पेज नंबर जो बुक में आपके 13 पर दिया हुआ है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। हमें इन तापमानों को सेल्सियस इकाई में कन्वर्ट करना है और इसमें दो पार्ट आपके दिए हुए हैं। पहले में एक तो दिया 300 केल्विन, दूसरा दिया 573 केल्विन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है और 1 का कौन सा पार्ट देख रहे हैं हम, ए पार्ट देख रहे हैं अभी। तो 1 के ए पार्ट में पहले में कितना दिया आपका 300 केल्विन है और जो बी पार्ट दिया हुआ है उसमें कितना है 573 केल्विन है। इन दोनों को हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में। तो आपको बताया था जब केल्विन से, देखिए डिग्री सेल्सियस एक ही बार में समझ लें, जब केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो 273 जोड़ दो और जब केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो 273 घटा दो, बस इतना काम करना है। तो अभी केल्विन से किस में कन्वर्ट करना है हमें, डिग्री सेल्सियस में। तो पहले का आंसर देखें, ये का डिग्री सेल्सियस में कितना होगा 300 में से 300 केल्विन में से कितना घटाना है तुम्हें, 273 घटाना है। तो 273 घटाओगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए 7 यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस। 273 घटा दोगे तो डिग्री सेल्सियस में, और डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दोगे तो किसमें आ जाएगा, केल्विन में। ऐसे बी पार्ट देखें 573 केल्विन है और 573 में से हम कितना घटा दें 273, अगर हम घटा देते हैं तो तो कितना आएगा आपका आंसर है 300 डिग्री सेल्सियस। ये चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। आपको दिखाई दे रहा हो क्वेश्चन, निम्नलिखित तापमानों को आपको किस में करना है, केल्विन इकाई में कन्वर्ट करना है। पहला दिया 25 डिग्री सेल्सियस, दूसरा दिया 373 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। इसमें क्या करना है, ए पार्ट में दिया 25 डिग्री सेल्सियस और बी पार्ट दिया आपका 373 डिग्री सेल्सियस और किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। तो केल्विन में आप जानते हो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो 273 जोड़ते हैं। तो 25 में कितना जोड़ देंगे 273, तो कितना हो जाएगा ये 200 आपका 298 और फिर किस में आ जाएगा ये, केल्विन में। बी पार्ट में देखें 373 डिग्री सेल्सियस दिया, इसमें 273 जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 6, 14 और 3 2 5 और 6, यानी कि 646 केल्विन। आंसर किस में आएगा आपका, इसमें ये केल्विन में आंसर यहाँ पर आ जाएगा। 3 आपको दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित तो अवलोकनों हेतु कारण लिखें। ए और बी पार्ट दिए, इसके हमें रीजन लिखने हैं। ए पार्ट दिया आपका निम्नलिखित जो नैप्थलीन है, नैप्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। पहला ए पार्ट है, तो पहले ए पार्ट का आंसर सुने। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 3 का कौन सा पार्ट कर रहे हैं हम, ए पार्ट। देखिए नैप्थलीन कैसी है, जैसे हमने आपको बताया था कपूर सीधा ठोस से किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। तो जब कपूर जलाओगे तो वहाँ कुछ पदार्थ रह जाता है, खत्म हो जाता है, वो बिल्कुल फिनिश हो जाता है, क्योंकि ठोस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। ऐसे आपका नैप्थलीन है, वो भी एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। कपूर ऊर्ध्वपातज पदार्थ है और नैप्थलीन भी ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। ऊर्ध्वपातज पदार्थ किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं, यानी वाष्प में बदल जाते हैं, ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहलाते हैं। तो वही रीजन है क्या नैप्थलीन है, उसे जब आप देखोगे तो वो सीधा ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाती है, वाष्प में बदल जाती है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे कोई पदार्थ शेष नहीं रहता है, इसलिए नैप्थलीन अदृश्य हो जाती है। तो यहाँ पे इसका रीजन लिखेंगे नैप्थलीन एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। और ऊर्ध्वपातज पदार्थ किसे कहते हैं, जो ठोस से सीधे किस में बदल जाते हैं, गैस में। ऊर्ध्वपातज पदार्थ है क्योंकि यह सीधे ठोस से किस में बदल जाती है, गैस में या वाष्प में, गैस में बदल जाती है, इसलिए उड़ जाती है ठोस से गैस में बदल के, ठोस से गैस में बदल जाती है, इसलिए कैसी हो जाती है, अदृश्य हो जाती है, इसलिए अदृश्य हो जाती है और कोई भी पदार्थ शेष नहीं रहता है। लिख सकते हो, नहीं तो इतना ही काफ़ी है। अच्छा बी पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट क्या बोल रहा है, बी में बोला है आपका क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखिए हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी
पहुंच जाती है, इसका रीजन बताएं। देखिए इत्र क्या होता है कि इत्र का बाष्पीकरण होता है। इत्र का क्या होता है? बाष्पीकरण होता है। तो बाष्पीकरण होता है इत्र का, तो उसमें क्या होता है, जब बाष्पीकरण होता है तो विसरण की प्रक्रिया अधिक होती है। विसरण क्या होता है कि गैस में किसी भी पार्टिकल का अधिक से अधिक फैलना ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। तो यही बात है कि इत्र की हमें गंध बहुत दूर दूर तक स्मेल पहुंच जाती है, उसका रीजन है इत्र में बाष्पीकरण होता है, जिसके कारण वायु में उसका विसरण अत्यधिक होता है, इसलिए हमें स्मेल दूर दूर तक पहुंच जाती है। यही बात लिखनी है। देखिए इत्र का वाष्पीकरण होने के कारण, वाष्पीकरण होने के कारण वायु में विसरण क्रिया, विसरण मतलब होता है फैलना, विसरण क्रिया अत्यधिक होती है। अत्यधिक होती है, जिससे गंध दूर तक फैल जाती है, फैल जाती है। देखिए नोट्स बनाने के लिए आप वीडियो को रोक के भी नोट्स बना सकते हैं, या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर एक बार देखने के बाद दोबारा भी आप वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को कितनी बार भी देख सकते हैं आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। आकर्षण के अनुसार उनके बीच में व्यवस्थित करना है, तो हमेशा याद रखें, ठोस होगा तो उसके कण नजदीक होंगे, द्रव होगा तो उससे थोड़ी दूर होंगे, गैस होगा तो उससे भी अधिक दूर होंगे। तो आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो आपको वही ठोस द्रव गैस के अकॉर्डिंग देखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्या दिया है? जल, फिर क्या दिया है आपका? चीनी, फिर क्या दिया? ऑक्सीजन। तो इसमें हमें इनके आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करना है, बढ़ते हुए क्रम में करना है, यानी बढ़ता जाए आकर्षण बल। तो सबसे कम किसमें होगा? गैस में। तो गैस ढूंढो, इसमें कौन सी? ऑक्सीजन। तो 4 में देख रहे हैं, तो पहले कौन आएगा? ऑक्सीजन, ठीक। फिर ऑक्सीजन के बाद कौन आएगा? ऑक्सीजन के बाद द्रव देखो, तो द्रव कौन है? जल। और जल के बाद सबसे अधिक आकर्षण किसमें होगा? क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं ना, तो जल के बाद सबसे ज्यादा आकर्षण कण किसमें होगा? चीनी में। यानी चीनी क्या है? ठोस है, ये द्रव है, और ये कैसी है? गैस है। क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है वो बतानी है। ए बी सी 3 पार्ट दिए हुए हैं। तो देखिए पहले ए बी और फिर सी देखते हैं। ए पर कितना दिया हुआ है? 25 डिग्री सेल्सियस पे बतानी है हमें। बी कितना दिया हुआ है? देखिए 0 डिग्री सेल्सियस। और सी कितना दिया हुआ है? 100 डिग्री सेल्सियस। बतानी हमें कि जल की अवस्था है वो कैसी होगी। ओके, 25 डिग्री सेल्सियस पर जल कैसा होगा? द्रव अवस्था में होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाएगा तो बर्फ बन जाएगी, तो कैसा हो जाएगा? यहाँ पे ठोस अवस्था में हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा? वो क्वथनांक है उसका, यानी वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसी अवस्था हो जाएगी? वाष्प, यानी गैस अवस्था हो जाएगी। यानी यहाँ पे द्रव है 25 पे, 0 पे बर्फ है यानी ठोस, और 100 पे कैसा है? वाष्प यानी कि गैस। देखते हैं तो कारण दें। 6 का ए पार्ट बोल रहा है कि जल तो कमरे के ताप पर द्रव है। ओके, और बी पार्ट क्या कह रहा है आपका? देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, और अब आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, आपके पास बुक होगी, या आप यहाँ से देख लें क्वेश्चनों को। बी बोल रहा है कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर कैसी है? ठोस है। इसका रीजन बताइए। तो इसका रीजन ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। पहली बात क्या बोला उसने कि जल कमरे के ताप पर द्रव है। उसका रीजन है जल कमरे के ताप पर द्रव क्यों है? क्योंकि जल में बहने का गुण होता है। जल में किसका गुण है? बहने का गुण है, इसलिए वो कमरे के टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर है, सामान्य टेम्परेचर है आपका, उस पर किस में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। जल में बहने का गुण होता है, और उसे जिस बर्तन में रखते हैं, जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार क्या कर लेता है? वो ग्रहण कर लेता है। उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। तो मेन रीजन क्या है? वो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में उसका रीजन है क्योंकि उसमें बहने का गुण होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या बोल रहा है कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। तो लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस क्यों है? क्योंकि जो अलमारी है यानी ठोस में दृढ़ता का गुण होता है, इसलिए
यहाँ पे लिख लेना क्योंकि, क्वेश्चन आप लिख लेना कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि, यहाँ से जोड़ दिया हमने आपका आंसर, क्योंकि लोहे में मतलब ठोस में किसका गुण होता है, दृढ़ता का गुण होता है, दृढ़ता का गुण होता है, वो बदलता नहीं है, उसी में रहता है। उसका आकार कैसा होता है, निश्चित दृढ़ता का गुण होता है एवं उसका आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। आकार निश्चित होने के कारण, दृढ़ता का गुण होने के कारण रूम टेम्परेचर पर जो अलमारी है वो कैसी रहती है, ठोस अवस्था में ही रहती है, यानी चेंज नहीं होती है। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन में 7 और 8 करने से पहले 2 पॉइंटों को समझ लीजिए, क्योंकि जो आपका सिलेबस है वो का उसमें कहीं पर डिफाइन नहीं किया है, लेकिन क्वेश्चन दिए गए वहाँ से डिफाइन आसानी से हो जाएगा, हम बता देंगे, फिर आप 7 और 8 को आसानी से कर ले जाओगे। देखिए 2 प्रकार की गुप्त ऊष्माएं होती हैं जो कि आपको दिखाई देती है, जिन्हें लेटेंट हीट बोलते हैं इंग्लिश में, जो कि पदार्थ में वो गुप्त रूप में रहती हैं। तो एक होती है गलन की गुप्त ऊष्मा, एक होती है बाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो दोनों को पहले समझ लीजिए, उससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, 1 किलोग्राम ठोस को 1 किलोग्राम 1 सेकेंड 1 किलोग्राम ठोस को, कोई भी ठोस है और उसकी मात्रा कितनी लेनी है आपको, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम ठोस को द्रव अवस्था में यानी लिक्विड में चेंज करने के लिए, द्रव अवस्था में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा या फिर बोलते हैं ऊर्जा, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है क्या कहलाती है, गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है। बर्फ में कौन सी होगी, गलन की गुप्त ऊष्मा होगी, क्योंकि 1 किलोग्राम बर्फ को हम किसमें बदलेंगे, द्रव में, तो उसमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, में ऊष्मा की। वो ऊष्मा बर्फ में क्या होगी, आपके गुप्त रूप में रहेगी, इसलिए उसे बोलेंगे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ओके। अच्छा, फिर देखेंगे यहाँ पर बाष्पन की गुप्त ऊष्मा, दोनों को देख लेते हैं। बाष्पन की गुप्त ऊष्मा ये क्या होती है, ये देखिए बिल्कुल सेम होगी लेकिन थोड़ा अंतर होगा। क्या होगा इसमें, देखिए यहाँ 1 किलोग्राम ठोस था, यहाँ किलोग्राम नहीं होगा, यहाँ होगा 1 लीटर द्रव को गैस में या फिर बोलेंगे बाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा या फिर ऊर्जा, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, किसकी ऊष्मा कहलाती है, बाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ओके, तो आप इन दोनों पॉइंटों को नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। गलन में क्या होगा, बर्फ है द्रव में बदलेगी। बाष्पन में क्या होगा, जो जल है आपका वो किस में बदल जाएगा, भाप में या फिर बाष्प में बदल जाएगा। तो भाप में कौन सी ऊष्मा होती है, बाष्पन की, और जो बर्फ होती है उसमें कौन सी ऊष्मा होती है, गलन की। इसी के कारण क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपकी घटना घटित होती है, अभी आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 7 और 8। 7 है आपका गलन की गुप्त ऊष्मा के रूप में और 8 है बाष्पन की गुप्त ऊष्मा के ऊपर। चलिए दोनों को हम एक साथ देखेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर, टेम्परेचर वही है, एक बार बर्फ है एक बार जल है, ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है, यानी बर्फ से शीतलता का अधिक प्रभाव क्यों होता है, अभी बताया था, क्योंकि बर्फ में गलन की गुप्त ऊष्मा होती है पहले से, वो गुप्त रूप में उसके पास हीट होती है, इसलिए जल की अपेक्षा बर्फ से हमें अधिक शीतलता महसूस होती है, ये रीजन है। तो मेन रीजन क्या है, क्योंकि बर्फ में गलन की गुप्त ऊष्मा पाई जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देंगे।
अभी ये दोनों को बता देंगे आंसर कैसे लिखना है। 8 में देखिए, उबलते हुए जल अथवा भाप से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। एक तो उबलता हुआ जल है और एक भाप है, तो इनमें से अगर जलने की तीव्रता किससे अधिक महसूस होगी, तो हमेशा याद रखना भाप से। क्यों? क्योंकि भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा पाई जाती है, इसलिए जल की अपेक्षा भाप से जलना अधिक कष्टदायी होता है। तो दोनों के आंसर लिखते हैं। वैसे आप आंसर लिख सकते हो, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका क्या है, इसमें वही लिख लेना, क्योंकि बर्फ में गलन की गुप्त ऊष्मा पाई जाती है, इसलिए बर्फ से जल की अपेक्षा अधिक शीतलता महसूस होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। 8 का आंसर ये है, इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे क्योंकि भाप में गलन की नहीं, किसकी, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा पाई जाती है, इसलिए भाप से गर्म जल की अपेक्षा क्या लिखा था, जलने की तीव्रता, गर्म जल की अपेक्षा जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है, जलने की तीव्रता या फिर जलन अधिक महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित चित्र के लिए A, B, C, D, E तथा F की अवस्था परिवर्तन का नामांकित कीजिए। हमें बताना है कि A, B, C, D, E, F में कौन सी अवस्था परिवर्तन होगा। तो आप फिगर को देखते जाइए, हम एक एक करके आपको अवस्था परिवर्तन बताते जाते हैं, हम बताते जाएंगे, आपको पहले फिगर में देखनी है वो चीज़। चलिए, सबसे पहले A, B, C, D सीक्वेंस में पहले A पे चलते हैं। देखिए A स्टेट को यहाँ पे लिख लेते हैं, ये लिखिए हमने A स्टेट। A स्टेट में क्या बोला उसने, देखिए फिगर में ठोस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो द्रव में। ठोस से एरो किसकी ओर जा रहा है, द्रव की ओर जा रहा है। तो अब आप बताइए, A स्टेट में लिख भी देते हैं इस बात को हम, जब एरो या कोई भी स्टेट ठोस से किस में कन्वर्ट हो जाए, द्रव में, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठोस से द्रव में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, आपका संगलन कहलाता है। आपको बताया था अभी थ्योरी में, ठोस से द्रव में क्या कहलाएगा, संगलन। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका संगलन हो रहा है। अच्छा, फिर बी में देखें, बी वाले में कौन सी घटना घटित हो रही है, बी में देखते हैं। बी में देखिए, बी वाले में एरो में जो एरो है वो द्रव से किस पे गया है, गैस पे गया है। तो द्रव से किस पे गया है एरो, गैस पे। देखिए द्रव से किस पे गया है, गैस पे। अब बताइए, वाष्पीकरण होगा, क्या होगा, वाष्पीकरण। ओके, सी में देखिए, सी वाले एरो में देखिए उल्टा आई है, लास्ट से उल्टा। गैस से सी में किस में कन्वर्ट हो रहा है, द्रव में। गैस से एरो किसकी तरफ जा रहा है, द्रव में। सी वाले में देखते हैं, सी वाले में गैस से किधर जा रहा है, द्रव में। अब देखिए, जब गैस से द्रव में कन्वर्ट हो जाए, तो आप फिगर याद करिए, आपको बताया था, जब गैस से द्रव में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या कहलाता है, वो संघनन क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है, संघनन। अच्छा, डी वाले में देखिए, डी वाले में क्या हो रहा है, डी वाले में देखते हैं। तो डी वाले में जब आप फिगर देखने जाओगे तो डी में देखिए उल्टा आइए, पहला वाला जो स्टेप लिखा है, द्रव से किस में जा रहा है एरो, ठोस की तरफ जा रहा है। द्रव से ठोस में, द्रव से ठोस में। देखिए, ठोस से द्रव में कन्वर्ट होता है तब तो कहलाता है संगलन, और जब द्रव से ठोस में कन्वर्ट होता है तो जल जैसे बर्फ में बदल जाए तो क्या कहलाता है, हिमकरण या फिर आपका जमना। ओके, एक लास्ट स्टेज और बची है, ई में देखिए क्या हो रहा है, ई और एफ दो बची हुई हैं। ई में देखिए, ई सबसे ऊपर है, फिगर पे सबसे ऊपर है। ठोस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो गैस में।
ठोस से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठोस से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अब आपको बताया है कि कोई भी पदार्थ सीधा ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाए तो क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन तो प्रक्रिया कहलाती है, वो पदार्थ ऊर्ध्वपातज कहलाता है। एक एफ और बचा, एफ को इधर देख लेते। एफ में देखिए क्या हो रहा है, एफ सबसे नीचे है, नीचे क्या हो रहा है? गैस से सीधे बदल रहा है ठोस में। देखिए एरो के अकॉर्डिंग गैस सीधे किस में बदल रही है? ठोस में। तो गैस से ठोस में बदलना आपको बताया था, फिगर में याद होगा। गैस से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? निक्षेपण। क्या कहलाता है? निक्षेपण। ठीक है। तो इस प्रकार हमने जो भी आपका अध्याय में क्वेश्चन दिए हुए थे प्रश्न उत्तर के फॉर्मेट में, वो सभी कंप्लीट कर लिए। नोट में आपको एक ही बात याद रखनी है बस जो बची हुई है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, ठोस CO2 को, CO2 क्या होती है? वैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन अगर ये ठोस अवस्था में हो तो क्या कहलाती है? शुष्क बर्फ कहलाती है। आपको याद रखना है शुष्क बर्फ। अगर पूछ लिया जाता है कि शुष्क बर्फ का सूत्र बताइए तो आप क्या बताओगे? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी ठोस CO2। तो देखिए इस प्रकार